हेलो गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आई एम हेयर टू कंटिन्यू माय नेक्स्ट क्लास। जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने डिस्कस किया था कि एक बहुत छोटा सा हिस्ट्री का ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दिया था और आपसे कहा था कि नेक्स्ट वीडियो में मैं स्टोन एज के बारे में आपसे डिस्कशन करूँगी। स्टोन एज क्या है और स्टोन एज के कितने पार्ट हैं, कितने चरण हैं, उन चरण में कैसे मनुष्य धरती पर आया, कैसे उसने अपने आप को एक विकसित सभ्यता के रूप में अपने आप को एक शारीरिक, मानसिक और सांस्कृतिक रूप से विकसित किया है, इन सारे चरणों के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। उसके पहले एक बात मैं और आपसे बताना चाहती हूँ कि स्टोन एज पढ़ने से पहले हमें ये जान लेना चाहिए कि हमें कैसे पता चला कि स्टोन एज में क्या क्या हुआ है। सबसे पहले आपने एक वर्ड सुना होगा आर्कियोलॉजी, जिसको हिंदी में पुरातात्विक बोलते हैं। सबसे पहले वैश्विक स्तर पर या विश्व में रॉबर्ट ब्रूस नाम के एक पुरातात्विक वेत्ता हुए, या उनको भूगर्भ वैज्ञानिक भी कहा जा सकता है। पुरातात्विक वेत्ता क्या होते हैं? चूँकि हम पहले भी बात कर चुके हैं कि जो स्टोन एज है उसका हमारे पास कोई भी रिटर्न एविडेंसेस नहीं है, ना हमारे पास ऐसा कुछ भी राइटिंग है जिसके बारे में हम जान पाएँ कि स्टोन एज क्या है। तो स्टोन एज के बारे में जानने के लिए कार्बन डेटिंग के थ्रू ये पता चला, और जिन आर्कियोलॉजिस्ट ने काफ़ी ज़मीन को हर एक जगह खुदाई करके कई सारे एविडेंसेस निकाले हैं, उन एविडेंस के बिहाफ पे हमें पता चला कि एक विकसित सिविलाइजेशन के पहले भी एक ऐसा एरा था, एक ऐसा युग था जिसमें मनुष्य इस धरती पर आ चुका था। तब हमें पता चला कि पाषाण काल भी था। अब तो रॉबर्ट ब्रूस बहुत ही पॉपुलर नेम है और ये बहुत बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है। रॉबर्ट ब्रूस, जो कि सबसे पहले जिन्होंने विश्व में सर्वप्रथम पुरातात्विक और भूगर्भ विज्ञान की या भूगर्भ विज्ञान के थ्रू जिन्होंने इतिहास को सामने रखा है, उनका नाम है रॉबर्ट ब्रूस, जिनको हम ये भी बोल सकते हैं कि लिखावट के आधार पर इन्होंने पाषाण काल को 3 भागों में या इतिहास को 3 चरणों में डिवाइड किया है। वो है रॉबर्ट ब्रूस। द क्वेश्चन इज दैट हु वाज द फर्स्ट पर्सन हु हैज़ डिस्कवर्ड द स्टोन एज, और हु हैज़ प्रेजेंट द हिस्ट्री और हिस्ट्री बिफोर अस बिहाफ ऑफ स्टोन, बिहाफ ऑफ नॉन रिटन एविडेंसेस लाइक रॉबर्ट ब्रूस। एंड द सेकेंड वन इज़, सीधी सी बात है, जब विश्व में ऐसा हुआ कि विश्व, पहले तो भारत का इतिहास तो किसी को पता ही नहीं था। जब राइटिंग्स हुई, जब लिखना शुरू हुआ, लोगों ने पढ़ना स्टार्ट किया, अंग्रेज़ों ने एज अ सब्जेक्ट हिस्ट्री हमारे सामने रखा, तब हमको कुछ कुछ अपने इतिहास के बारे में पता चलना शुरू हुआ। क्योंकि एज अ सिस्टमैटिक सब्जेक्ट के बिहाफ पे तो हमें पता ही नहीं था कि हमारा इतिहास क्या है। तो जब भारत में बात हुई, तो जिस तरह से रॉबर्ट ब्रूस विश्व में पहले हैं जिन्होंने पुरातात्विक तत्वों की खोज करके इतिहास को सामने लाए हैं, उसी तरह से भारत में कनिंघम इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड द पॉपुलर नेम इन इंडिया, जिन्होंने पुरातात्विकों की खोज करके वो सारे एविडेंस हमारे सामने रखे हैं, जिनसे पता चलता है कि भारत ने पुरा पाषाण काल के एविडेंसेस कौन कौन से हैं या कहाँ कहाँ मिले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 कि भारत में पुरातात्विक जन्म का, पुरातात्विक वेत्ता का जनक किसे कहा जाता है? तो कनिंघम है, जिन्होंने हिस्ट्री को हमारे सामने रखा है। अब विश्व में सबसे बड़ा जो आर्कियोलॉजिकल म्यूज़ियम है, यानी कि अब इन सारी चीज़ों के बारे में हमें पता कैसे चलेगा, क्योंकि उस टाइम पीरियड में तो हम थे नहीं। तो जिन्होंने हमको ये बताया है, जिन्होंने कुछ एविडेंस इकट्ठा किए हैं, उन सारी चीज़ों को रखा कहाँ गया है? इसको ऐसे ही किसी कॉमन जगह पे तो नहीं रख सकते। तो विश्व में सबसे बड़ा एक आर्कियोलॉजिकल म्यूज़ियम रखा गया है, एक आर्कियोलॉजिकल म्यूज़ियम बनाया गया है, जिसमें सबसे पुरातात्विक अवशेष, पुरातात्विक एविडेंसेस को वहाँ पर रखा गया है, जिसका नाम कोपेनहेगन में एक बहुत बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा आर्कियोलॉजिकल म्यूज़ियम बनाया गया है, जो कि डेनमार्क में है। तो ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, विश्व का सबसे बड़ा आर्कियोलॉजिकल म्यूज़ियम कहाँ है? कोपेनहेगन में और डेनमार्क में है। जस्ट उसी तरह अब हमने रॉबर्ट ब्रूस के बारे में पढ़ा, कनिंघम के बारे में जाना, विश्व का सबसे बड़ा आर्कियोलॉजिकल म्यूज़ियम पढ़ा अंडर। उसके बाद जब विश्व का है तो भारत में भी होना चाहिए। उसी तरह से भारत का सबसे बड़ा आर्कियोलॉजिकल म्यूज़ियम कहाँ है? भोपाल में, जिसका नाम इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय कर दिया गया है।
तो आपसे आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आता है इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय कहाँ है, तो भोपाल में है, जो कि सांस्कृतिक विभाग के अंतर्गत आता है या कल्चरल डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है। ये 4-5 चीज़ें मैंने इसलिए बताई हैं कि आपको स्टोन एज पढ़ने के बाद या स्टोन एज से रिलेटेड ये जो क्वेश्चन हैं इनके थ्रू हम ये जानेंगे कि कैसे स्टोन एज किस किस तरह किस टाइम से किस पीरियड तक आया, किसने पता लगाया, कहाँ कहाँ पर कौन सी चीज़ें मिली हैं। ठीक है, तो हमने रॉबर्ट ब्रूस जाना, कनिंघम, कोपेनहेगन, भोपाल। ठीक है, कनिंघम कहाँ है? डेनमार्क में, जो विश्व का सबसे बड़ा म्यूजियम है, पुरातात्विक म्यूजियम है। भोपाल में भारत का सबसे बड़ा मानव संग्रहालय है, जिसको इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय भी कहा जाता है। अब आते हैं हम डायरेक्ट अपने टॉपिक पे। पाषाण काल यानी स्टोन एज, पाषाण काल को भी 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। और अगर आप पाषाण काल से थोड़ा सा, पाषाण काल का जो लास्ट स्टेज है उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो धातु है तांबा यानी कॉपर, उसकी खोज हुई, इसलिए उसके बाद का जो पीरियड है उसको हम लोग ताम्र पाषाण काल भी कहते हैं। तो आप 4 कह सकते हैं, पर मानक स्तर पर 3 ही पाषाण काल का युग माना गया है। सबसे पहले पुरा पाषाण काल, इसको इंग्लिश में हम लोग पेलियोलिथिक एज भी कहते हैं या पेलियोलिथिक एरा भी कह सकते हैं। और जो पुरा पाषाण काल है वो सबसे बड़ा काल है स्टोन एज का। ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपके एग्जामिनेशन के लिए कि पुरा पाषाण काल पाषाण काल में कौन सा टाइम है या कौन सा एरा है जो सबसे लंबा गया है या सबसे ज़्यादा टाइम कंज्यूम करता है, तो आपका पुरा पाषाण काल है, जिसका टाइम पीरियड 25 लाख BC से 12,000 BC तक है। BC मतलब बिफोर क्राइस्ट। आप बिफोर क्राइस्ट बहुत अच्छे से जानते होंगे कि ईसा मसीह के जन्म के पहले का जो भी टाइम है वो हमारा BC में काउंट होता है। तो 25 लाख ईसा पूर्व से 12,000 ईसा पूर्व तक जो हमारा टाइम पीरियड है वो पुरा पाषाण काल कहा जाता है। अब पुरा पाषाण काल सबसे पहले, बहुत छोटे से हम लोगों ने पढ़ा है कि सबसे पहले उस समय तक जो इंसान था, मनुष्य था, वो प्रॉपर आज के मनुष्य की स्थिति में नहीं था। वो एक जानवर की तरह था, जैसे बाकी जानवर थे वैसे इंसान भी था। फ़र्क सिर्फ इतना था कि इंसान के पास थोड़ा सा दिमाग था, बाकी जानवरों के पास उतना दिमाग नहीं होता है। वो इसीलिए उनको मनुष्य को जानवर से अलग रखा गया है। तो जब मनुष्य सबसे पहले जो मनुष्य का उद्भव कह सकते हैं या ओरिजिन बोला जा सकता है, वो अफ्रीका है। तो अफ्रीका एक बहुत बड़ा महाद्वीप है। अफ्रीका से मनुष्य का उद्भव हुआ, बाद में वो माइग्रेट होके एशिया आए, और एशिया में चूँकि बहुत सारे कंट्रीज़ हैं तो फिर अलग अलग जगह पर उनका माइग्रेशन हुआ, जहाँ पर उन्होंने अपने आप को विकसित किया, अपने आगे की जनरेशन को विकसित किया। उसमें से भारत भी एक देश है। इन सब चीज़ के बारे में हम आगे चर्चा करेंगे कि कहाँ किस जगह पर कहाँ पर क्या किया है उन्होंने, कहाँ पर उनका एविडेंसेस मिला है। फिलहाल अभी हम पुरा पाषाण काल के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले इंसान ने क्या खोजा? आग। क्यों? क्योंकि अब सब इंसान की सबसे ज़रूरी चीज़ क्या होती है? पेट भरना उसका, यानी कहते हैं ना रोटी, कपड़ा और मकान। तो इन द सेंस कि सबसे पहले इसको क्या चाहिए? पेट भरने के लिए, भूख मिटाने के लिए कुछ चाहिए। अब चूँकि मनुष्य तो विकसित था नहीं, ना साधन थे उसके पास, कुछ भी नहीं पता था, सिर्फ प्रकृति थी, जानवर था और इंसान। अब वो क्या करे? तो उसने क्या, जो भी जानवर जैसा जिस स्थिति में मिला, जिंदा, मरा या कच्चा, कैसा भी, क्योंकि भूख मिटाना है तो उसने उठा के वो खा लिया। जो भी पेड़ पौधा पत्ती जैसे खाता था सो खाया। लेकिन जब धीरे धीरे इंसान को थोड़ा सा दिमाग आया तो उसने सोचा कि क्यों हम कच्चा खा रहे हैं। जैसे अब आज के टाइम पे जो लोग नॉनवेज खाते हैं, सीधी सी बात है, वो पका कर ही खाते हैं। तो इंसान ने सोचा ऐसा तो नहीं चलेगा ना, कब तक चलेगा। फिर जब आग की खोज हुई, ये बहुत आप देखते होंगे टीवी पे भी आता है, कैसे आग की खोज हुई, 2 पत्थरों को रगड़ा, उनसे चिंगारी हुई, और इस तरह से इंसान को पता चला अरे वाह, ये तो बहुत सारी चीज़ों के काम आ सकती है। इससे तो हमें रोशनी भी मिल सकती है, हम अंधेरों में रहते हैं, रात में तो कुछ होता ही नहीं है, अंधेरा रहता है, कोई आ गया तो अपने आप को प्रोटेक्ट करने, मतलब आग का बहुत बड़ा रोल हुआ मनुष्य के विकास में।
एक तो सबसे पहली बात आग हुई तो सर्दी गर्मी हर तरह का मौसम होता है। आग हुई तो मनुष्य को लगा अरे ये तो गर्म है, हमारी बॉडी को हीट भी कर सकता है। फिर उसमें हम कुछ डाल देंगे, मान लिया कोई जानवर गिर गया, ऐसा ही कोई इंसान आग जला रहा होगा, ऊपर से कोई गिर के आग में गिर गया, थोड़ी देर वो पक गया, पकने के बाद जब उसने भूख लगी खाया, अरे वाह ये तो थोड़ा मच टेस्टी देन बिफोर, तो उसने खाया तो लगा नहीं अब तो ऐसे ही खाना अच्छा लगता है। फिर अब आग से रोशनी भी हुई, उस रोशनी से वो अपने आप को प्रोटेक्ट करने लगा। रात में जहाँ पर गए रोशनी के थ्रू एक जैसे होता ना, आप अंधेरे में नहीं रह सकते हैं, रोशनी होगा तो यू विल बी फील सेफ। तो आग का बहुत बड़ा रोल पूरा पाषाण काल में है। अब आग तो खोज ली, अब क्या किया जाए। अब कोई जानवर आ रहा है, किसी जानवर को मारना है, मान लिया बहुत भूख लगी है, जानवर मरा ही नहीं है तो कैसे, भूखा तो नहीं रहेगा वो, तो उसको मारने के लिए कुछ हथियारों की ज़रूरत हुई। कैसे मारेगा, आज की तरह बंदूक चाकू और गन ये सब तो था नहीं, और चाकू भी मान लिया जब मेटल, उस टाइम तो मेटल भी कोई नहीं खोजा गया था, तो उन पत्थर को ही तोड़ के गरम करके आँच में पका कुछ भी करके उसको रगड़ के नुकीला बनाया ताकि वो हिट कर सके जानवर को और उसको मार सके और खा सके। तो एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे बड़ा जो पत्थर, इसको पूरा पाषाण काल क्यों कहते हैं, क्योंकि इस काल में बहुत बड़े बड़े पत्थर मिले हैं। उन पत्थरों को तोड़ तोड़ के उनको नुकीला बना करके मतलब उनको हथियार की तरह यूज़ करके, नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे ही पटक दिया किसी जानवर के ऊपर, वो मर गया और उसको खाया। ठीक, ये सारे चीज़ों का करने बताने का मेरा सेंस ये है कि एक दिन में इंसान विकसित नहीं हुआ है, एक बहुत बड़ा एरा है, बहुत लंबा चीज़ है। जैसे कि हम कुछ भी प्लानिंग करते हैं और उसको एग्जीक्यूट करने में हमें 1 महीना भी लग सकता है, 2 महीना भी लग सकता है, सालों भी लग जाते हैं। जस्ट लाइक उस तरह का इंसान, उस टाइम भी इंसान ऐसा ही था। हाँ, चीज़ें थोड़ी अलग थी, एटमॉस्फेयर अलग था, उनको एक रूप देने में इंसान को टाइम लगा। तो पूरा पाषाण काल, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, आप पूरा पाषाण काल की टाइम पीरियड याद रखिए। 25 लाख ईस्वी से 13,000 BC तक, ईसा पूर्व से BC, 25 लाख BC से 13,000 BC तक, राइट। मैं भी कंफ्यूज हो गई। देन अब क्या खोज, उस टाइम तक इंसान के पास घर तो था नहीं, तो क्या करता था, आज यहाँ रहा कल वहाँ रहा, तो उसकी ज़िंदगी कैसी थी, खाना बदोश जैसी। जो मिला उसको थोड़ा संग्रह किया, खा लिया और फिर शिकार करने के लिए चला गया। जो शिकार करने गया फिर जो दिखा फिर मारा, खाया और पेट भरा। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या खोजी, आग की खोज। तो ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, आग की खोज के पाषाण काल के किस एरा में हुई या किस काल में हुई, तो आपको सही आंसर पूरा पाषाण काल देना है। ठीक, नेक्स्ट मध्य पाषाण काल, जिसको इंग्लिश में हम लोग मेसोलिथिक भी बोलते हैं। इंग्लिश में मेसोलिथिक, और 12,000 ईसा पूर्व से 5,000 ईसा पूर्व तक इसका टाइम पीरियड है। 12,000 ईसा पूर्व से यानी 12,000 BC से 5,000 BC तक मध्य पाषाण काल, इन इंग्लिश में मेसोलिथिक एज, राइट। अब देखो, अभी तक हमने क्या पढ़ा, इंसान इधर उधर भागता रहा, जानवरों को मारता रहा, खाता रहा, और सिर्फ एक सबसे इम्पॉर्टेंट काम क्या किया, आग की खोज की। ठीक, अब जब नेक्स्ट पीरियड में आते हैं तो अब क्या किया जाए, उसी आग के थ्रू अब क्या हुआ, इंसान का एक टाइम पीरियड होता है, 10 साल, 20, 50 साल, 60 साल, 100 साल, 120 साल, इससे ज़्यादा तो नहीं कोई जीता होगा, और हो भी सकता है पहले के टाइम मतलब बहुत आदमी स्ट्रांग होता था, फिर भी 200-400 साल कोई नहीं जीता होगा। तो एक एज के बाद आदमी मर गया, जानवर मर गया, अब क्या किया जाए, तो जहाँ पर वो रहने, जहाँ पर होते थे उसी जगह उसी जानवर को या उसी आदमी को वहीं गाड़ दिया, मतलब ज़मीन खोदी और गाड़ दिया या जला दिया। तो ये भी एविडेंसेस मिला है, इससे आर्कियोलॉजिस्ट ये अनुमान लगाते हैं कि मनुष्य को इतना समझ में आ गया था कि अगर इंसान मर गया है तो हम उसका क्या कर सकते हैं, उसको दफना सकते हैं या जला सकते हैं, मतलब या तो जला देंगे या तो फिर, हाँ ये बात अलग है कि प्रॉपर इंसान विकसित नहीं हुआ था तो हो सकता है वो जानवर दफना के जला के उसको मार के खा भी जाता हो, और चूंकि अगर दफनाया गया है तो इसका मतलब है इंसान को सेंस होगा कि नहीं हम इसको मर गया है तो इसको एक सेफ जगह गाड़ देते हैं। वो अंत्येष्टि इसको हिंदी में बोलते हैं,
अंत्येष्टि का एविडेंस मध्य पाषाण काल में मिला है। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि जो अंत्येष्टि संस्कार है, संस्कार तो क्या कहेंगे, उस टाइम तो संस्कार जानते भी नहीं थे लोग, तो अंत्येष्टि की जो परंपरा है वो मध्य पाषाण काल से मनुष्य ने अपनानी शुरू की है। फिर अब क्या हुआ, अब मारने के लिए, रहने के लिए, इन सारी इंसान को एक ऐसी शार्प चीज़ की ज़रूरत थी जिससे उसका ज़िंदगी में काम आसान हो जाए। जैसे कि अगर आग की भी खोज की तो उसको अगर जानवर को मारना है या जानवर को मान लिया जो मार दिया, पका दिया, खाना है, तो कुछ ऐसा चाहिए था जिससे वो शार्प कर सके चीज़ों को। तो उसी पत्थर के उसने हथियार बनाने शुरू किए जिसको माइक्रो बोलते हैं, माइक्रोलिथ। इसीलिए इसको मेसोलिथ एज भी बोला जाता है कि इसमें इंसान ने पत्थरों को छोटे छोटे नुकीले हथियारों के रूप में शेप देना शुरू कर दिया था। क्लियर। मध्य पाषाण काल 12,000 ईसा पूर्व से 5,000 ईसा पूर्व, यानी 12,000 12,000 BC टू 5,000 BC। और सबसे इम्पॉर्टेंट अंत्येष्टि का एविडेंस मिला है, यानी कि जानवर या इंसान का, इंग्लिश शवाधान बोल सकते हैं, या तो उसको गड़ा हुआ एविडेंस मिला है या जला हुआ। फिर छोटे छोटे हथियार, वेपन्स किसके, पत्थर के, क्योंकि अभी तक कोई भी मेटल की खोज नहीं हुई थी। एंड द लास्ट वन इज़ नवपाषाण काल, इसको इंग्लिश में हम नियोलिथिक एज भी बोलते हैं, और ये टाइम पीरियड 5,000 BC से 3,000 BC तक माना गया है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट काम क्या हुआ, अभी तक इंसान ने क्या किया, आग की खोज की, आग से उसने बड़े बड़े पत्थरों का यूज़ किया, इंसान जानवरों को मारना शुरू किया, अंत्येष्टि की, दफनाना शुरू किया, छोटे छोटे हथियार भी उसने पत्थर के बना लिए। अब क्या किया जाए, अब सोचा कि ऐसे तो मज़ा नहीं आ रहा है भाई, प्रॉपर कहीं हमें रहने की जगह चाहिए। आज हम यहाँ हैं, कल वहाँ हैं, आज इसको मार रहे हैं, उसको मार रहे हैं, कोई एक प्रॉपर ठिकाना नहीं है कि हम कहीं रहने लगें। कहते हैं ना, रोटी कपड़ा और मकान। तो अब ज़रूरत आई कि भाई कहीं रहने के लिए हमारी ज़रूरत पूरी होनी चाहिए। तो नवपाषाण काल में मनुष्य का सबसे इम्पॉर्टेंट काम उसने क्या किया, आवास बनाया और कृषि की खोज की। ये बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, लोअर पीसेस में भी आया है और आपके कई एग्जाम्स में क्वेश्चन आया है कि कृषि का सर्वप्रथम साक्ष्य पूरा पाषाण काल के किस युग से मिलता है। तो आंसर विल बी नवपाषाण काल। अब क्या किया भाई, जंगल तो पड़े ही थे, तब आज की तरह ऊंची ऊंची बिल्डिंग तो थी नहीं, जंगल थे, खेत पड़े थे, तो आदमी ने सोचा कि चलो भाई कुछ किया जाए खेती में। अब कुछ भी घास उगी, कोई दाना डाल दिया, गेहूँ उगा, चावल उगा, इस तरह से करके उसने खेती करने का कुछ कुछ काम शुरू किया। अब खेती करना जब होता क्या है, आप तो खेती क्या हुई, उनकी ऐसे एक प्रॉपर्टी हो गई, क्योंकि पैसा रुपया धन सोना चांदी तो नहीं था, तो खेती ही उनके लिए प्रॉपर्टी इसलिए हुई, उसी के थ्रू उन्होंने अपना पेट भरना शुरू किया, तो उनके लिए खेती इंपॉर्टेंट हुई। और जब प्रॉपर्टी आपके पास होती है तो आप क्या चाहते हैं, उसको सेफ रखें किसी तरह। तो जब कृषि की खोज कर ली तो इंसान ने सोचा कि भाई अब कृषि की खोज हो गई है, चलो यहीं कहीं घर भी बना लिया जाए, तो हम खेती भी देखते रहेंगे और एक प्रोटेक्टिव वे में यहाँ पर अच्छे से रह पाएंगे। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात कृषि हो गई, आवास हो गया रहने के लिए। अब सुनो, जब आवास हो गया तो आदमी को सिक्योरिटी भी चाहिए। अब आज के टाइम पे तो हम घर बनवाते हैं तो CCTV कैमरास लगवाते हैं और बाकायदा अच्छे से लॉक रखते हैं, सब बड़े बड़े गेट होते हैं, सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं। पहले तो ये नहीं था, तो सोचो इंसान ने क्या किया होगा। एक कहावत है कि जो जानवरों में सबसे वफादार कौन होता है, कुत्ता, यानी कि डॉग। तो इंसान ने सोचा कि अब हमको भाई प्रोटेक्शन भी चाहिए, खेती हमारे पास हो गई, घर हो गया, हमारे साथ के 2-4 लोग रहने लगे, अब हमें अगर सिक्योरिटी चाहिए, रात में हम सोएंगे कैसे, दिन में रहेंगे कैसे, कोई आ ना जाए, कोई जानवर ना आ जाए, कोई हमें मारने ना आ जाए। तो उन्होंने कुत्ते को पालना शुरू किया। ये कुत्ता रहेगा, कोई आएगा भौंकेगा तो हम जगेंगे और अपनी सुरक्षा अपने आप करेंगे। ठीक। अब 3 चीज़ें सबसे इम्पॉर्टेंट, ये क्वेश्चन भी बहुत आया है कि कुत्ता पालन का सर्वप्रथम साक्ष्य एविडेंस कहाँ से मिला है, नवपाषाण काल। नवपाषाण काल टाइम पीरियड इज 5,000 BC से 3,000 BC तक। हमें 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट मिली हैं, कृषि करना शुरू किया, घर बनाया और कुत्ते का पालन किया।
अब एक बार फिर से हम रिवाइज करते हैं। अब कृषि में हाँ ये क्वेश्चन बहुत आता है, सबसे पहले मनुष्य ने क्या बोया है या किस चीज़ की खेती की है, तो वो है हमारा गेहूँ। गेहूँ की खेती, जौ की खेती, धान की खेती, फिर तो बाकी चीज़ें बाद में सब आती नहीं, पर सबसे पहले गेहूँ और जौ, फिर धान, फिर ऐसे ऐसे करके कई सारे बीज बोए हैं। अब फिर से एक बार रिवाइज करते हैं। पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। पुरा पाषाण का हमारा टाइम पीरियड 25 लाख BC से 13,000 BC तक, जिसमें सबसे पहले इंसान ने क्या खोजा? आग। ठीक, आग खोजी। फिर मध्य पाषाण काल, जिसको हम मेसोलिथिक एज कहते हैं, जो 13,000 BC से 5,000 BC तक का टाइम पीरियड है, जिसमें अब जब आग की खोज हो गई तो आग से क्या हुआ कि मनुष्य जब मरा या जानवर मरा तो उसको मारना या दफनाना शुरू किया, जिसको हम लोग जलाना या दफनाना शुरू किया, जिसको हम लोग अंत्येष्टि बोलते हैं। ठीक, और क्या हुआ कि पत्थर तो थे बहुत, आग की खोज हो चुकी थी, तो उसने सोचा क्यों ना कुछ अब हथियार बनाया जाए। तो मेसोलिथिक एज में आग के बाद उसने सबसे बड़ा काम क्या किया? हथियार बनाए, छोटे छोटे हथियार बनाए। फिर आया हमारा नवपाषाण काल, जिसको हम लोग न्योलिथिक एज बोलते हैं। न्योलिथिक एज 5,000 BC से 3,000 BC तक। और इस टाइम पीरियड में सबसे बड़ा काम, सबसे पहले आग की खोज हो गई पुरा पाषाण काल में। मध्य पाषाण काल में हमने अंत्येष्टि करना सीख लिया और छोटे नुकीले हथियार बनाना सीख लिया। अब हथियार हो गए, अब हम क्या करें? अब हमें कृषि करना है। क्यों? क्योंकि खाने के लिए अब हमें नया वैरायटी चाहिए, कब तक हम जानवरों को मार के खाते रहेंगे। तो कृषि करने का जो आइडिया है वो इंसान के दिमाग में आया और अलग अलग जगह जहाँ रहने लगे वहाँ उसने कृषि करना शुरू किया। अब जब कृषि करने लगा तो रहने के लिए भी जगह चाहिए, तो वहीं उसने अपना आवास भी बनाया और आवास बनाने के साथ ही वहीं पर उसने कुत्ते पालन का काम शुरू कर दिया। तीनों एज आपके क्लियर? पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। अब नवपाषाण काल के टाइम ही एक बहुत इम्पॉर्टेंट काम, बहुत ही जो कहेंगे एक ड्रैस्टिक चेंज हुआ इंसान के विकास में, वो ये कि उसने धातु की खोज की। और वो धातु का नाम, सबसे पहले खोजी जाने वाली धातु तांबा है, जिसको हम कॉपर कहते हैं। इंसान ने कॉपर खोजा और उस कॉपर ने मनुष्य के जीवन में एक बहुत बड़ा चेंज किया, जो इसको एक युग परिवर्तन कहा जा सकता है। और मध्य पाषाण काल से नवपाषाण काल के बीच में जो तांबा खोजा गया या कांसा खोजा गया, जो धातु खोजी गई, उससे एक नए युग का प्रारंभ हुआ और जिसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे। आज हमारा जो पूरा पाषाण काल था वो क्लियर हो गया है और अभी तो हमने सिर्फ यही क्लियर किया है क्या टाइम पीरियड है, मनुष्य ने इसमें क्या क्या सीखा। लेकिन वो अब चूँकि तब कोई जियोग्राफिकल डिवाइडेशन तो नहीं था पूरे वर्ल्ड का, तो ये नहीं पता था कहाँ से भारत लगता है, कहाँ से पाकिस्तान लगता है, कहाँ से यूरोप लगता है। तो जहाँ जहाँ मनुष्यों के उस टाइम पीरियड में जो भी एविडेंसेस मिले हैं स्टोन एज के, वो कौन सी जगह है, कहाँ से मिला है, वो सारी चीज़ें जो कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि सबसे पहले मनुष्य कहाँ था? अफ्रीका से माइग्रेट होकर एशिया में आया। तो एशिया महाद्वीप में कहाँ कहाँ पर स्टोन एज के एविडेंस मिले हैं, उन सारे स्थल के बारे में हम लोग नए वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे। और दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। ओके, जय हिंद, जय भारत।